Forming an inquiry commission under former Chief Justice of Pakistan, Tasaddaq Hussain Gilani, by federal government is based on conflict of interest, mala fide, and ulterior motives. And in fact, suo motu under Article 184(3) with full court hearing is the demand of the nation. अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आप सबको मालूम है कि कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में से 6 जजेस ने पूरी चार्जशीट तैयार करके इन अकॉर्डेंस विद लॉ चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी और उन्हें एक्शन लेने के लिए कानूनी जो रेमेडी है वो प्रोवाइड करने की इस्तदा की। उसके बाद 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस की यानी कि फुल कोर्ट की मीटिंग्स हुई, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ना कोई प्रेस रिलीज़ जारी किया गया। अलबत्ता 2 रोज़ कबल जो फार्म 47 के कंपनी के जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काजी फायज ईसा साहब से मिले, जो कि मैं समझता हूँ कि आज इस पर बहस नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि शहबाज शरीफ ही इस दौर में वज़ीर आज़म रहे जिस दौर में जो मौजूद 6 जजेस हैं वो बताते हैं कि किस तरह खुफिया इदारों और खुफिया एजेंसी के लोगों ने, ISI के लोगों ने उनको हरास किया और एक मस्जिद जज के मतलब वीडियो भी, कैमरा भी लगाया घर में, कमरे में, ड्राइंग रूम में, फिर उनके बहनोई को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनसे स्टेटमेंट ज़बरदस्ती ली गई। तो उस हवाले से करना ये चाहिए था कि अंडर आर्टिकल 1843 इजलास बुलाया जाता, सू मोटो लिया जाता। 2 इजलास के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म एक प्राइम मिनिस्टर से, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ किसी तौर पर भी मुअज़्ज़ज़ और महज़्ज़ब माशरे में नहीं हुआ करता। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसके बाद गैर कानूनी, गैर अखलाकी, बदनीति पर मबनी और मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए होम्योपैथिक जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, जो कि नवाज शरीफ और ज़रदारी के साहब के बहुत करीब रहा है, सरबराह बनाने की जो बनाया गया है कमीशन के, उसे मुस्तरद करते हैं। और इस वाले से थोड़े से फैक्ट्स बता देते हैं कि जो जस्टिस रिटाज तसद्दुक़ जिलानी है वो कि एक शरीफ शख्स हैं, लेकिन होम्योपैथिक से इसलिए कि उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि रूल ऑफ लॉ या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो। और उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने फेवर ज़रूर दी है जरदारी लीग को या फिर नून लीग को। चंद चीज़ें मैं जिक्र कर देता हूँ कि तैयारा साजिश केस में नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने वाले बेंच के सरबराह थे। 2009 में शरीफ बरादरान की नाअहली ख़त्म करने वाले बेंच की सरबराही की। 2011 में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की बंदर बांट के केस में रिलीफ देने वाले बेंच में थे। इन अदालती फैसलों के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े और तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। 2014 में नवाज शरीफ ने जिलानी को रिटायरमेंट के बाद फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के बेटे को ममनुआ असला लाइसेंस जारी रखने की इजाज़त दी। अक्टूबर 2017 में नून लीगी हुकूमत ने कुलभूषण यादव केस में तसद्दुक़ जिलानी ही को अपॉइंट किया था, और जो तसद्दुक़ जिलानी ने जनेवा में जाके किया कि एंड टाइप पे जब फुल कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मीटिंग कोर्ट चल रही थी, तो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने बीमारी का बहाना करके उस हियरिंग में बैठे ही नहीं, जबकि जो देखने वाले उन्होंने बताया कि उस वक्त जनाब जब वो कोर्ट हियरिंग चल रही थी, वो अपने होटल में लॉबिंग में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और खाना खा रहे थे। जरदारी के ख़िलाफ़ भी समाअत करने वाले यही जज थे। गो के मुख्तसर ये हट के भी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये किस तरह हो सकता है कि एक एक्स चीफ जस्टिस 6 इस वक्त वर्किंग जो जजेस हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक चार्जशीट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में भेजी, बजाय ये कि उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने जजेस को प्रोटेक्ट करने के, वो प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? एग्जेक्टिव को, खुफिया एजेंसीज़ को। और ये जो एग्जेक्टिव है वो खुद चोर हैं
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جن کے خلاف الزام لگایا گیا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہی بنا کے چور صاحب اپنی چوری کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں، اس حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں جو کہ وزیر قانون کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب پہلے بھی یہ 2 سال سے جو پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے کہ یہ ڈیسپروڈزم ہے اور یہی فسطائیت ہے جو کہ سوسائٹی میں چل رہی ہے، اسٹیٹ میں چل رہی ہے۔ تو اسی کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے 4 پوائنٹ میں ضرور ذکر کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پلان کچھ اور کر رہے ہیں۔ کہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ججز نے کہیں مس کنڈکٹ تو نہیں کیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ٹائمنگ ہے ان کی خط کی یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، حالانکہ کون سی ایسی ٹائمنگ ہے جس کی ٹائمنگ کی بات کر رہے ہو؟ ظاہر ہے 1 سال انہوں نے پوری چارج شیٹ تیار کی اور پھر انہوں نے بھیجا ہے، اس میں ٹائمنگ بھی کوئی چیز نہیں ہے، مس کنڈکٹ بھی ججز نے نہیں کیا، ان اکارڈنس ود لا اپنے سینئر سپیریئر آفیسرز کو یعنی کہ چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بتایا۔ سب سے بڑا ادارہ جو ججز کے معاملات دیکھتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل انڈر آرٹیکل 209 دیکھتا ہے، جو انہوں نے کیا۔ اور اس طرح کی انکوائری کمیشن بنانا یعنی کہ آپ ہی چور ہیں کیونکہ آپ ہی کے ادارے ہیں، آپ کے انڈر کام کرتے ہیں اور آپ ہی جناب اس کی انکوائری کریں گے، اور جو ارادے نظر آتے ہیں وہ آپ کے انتہائی خطرناک ہیں، مس کنڈکٹ والی بھی، ٹائمنگ بھی۔ اور ساتھ آپ نے کہا کہ پاک فوج کی قربانیاں جو ہے لازوال ہے۔ خدا را یہ باتیں مت کریں، اب بہت آگے چلے گئی ہے قوم، سب کو قوم کو پتہ ہے، ادارے سب کے محترم ہوتے ہیں، لیکن ادارے کی پہچان ان کے افسران سے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے آرم فورسز کے ادارے کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں 1947 سے، وہ اب بچے کو معلوم ہے، اس طرح کی باتیں نہ کریں، ورنہ پاکستان کا ہر شخص قربانی دے رہا ہے، میں بھی دے رہا ہوں، عام پاکستانی بھی دے رہا ہے، لیبر بھی دے رہا ہے، کسان بھی دے رہا ہے، پڑھا لکھا بھی دے رہا ہے، وکیل بھی دے رہا ہے، اسکالر بھی دے رہا ہے، تاجر بھی دے رہا ہے، بزنس مین بھی دے رہا ہے، سارے ادارے قربانی افراد دے رہے ہیں، سارے پاکستانی دے رہے ہیں۔ اگر چند لوگ شہید اگر وہاں سے ہوئے ہیں تو یہاں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آپ وار آن ٹیررزم میں دیکھ لیں 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں اور زیادہ تر سویلین کی ہوئی ہیں، تو سویلین کی قربانی زیادہ ہے کیونکہ وہ بلکہ مفت میں کرتے ہیں، وہ شہید بھی ہوتے ہیں تو ان کو جائیدادیں نہیں ملتی، ان کو پینشن نہیں ملتی، ان کو رقبے نہیں ملتے، ان کو گھر نہیں ملتے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن وہ پاکستان کے لیے جانیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو افسر شاہی ہے جو پورا بجٹ کھانے کے لیے کھا رہی ہے اور IMF سے مزید لے کے کھا رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر، پروٹوکول، کس کے لیے یہ دے رہے ہیں؟ جو بیچارہ امرود بیچتا ہے، جو بیچارہ ٹماٹر سبزی بیچتا ہے، جو بیچارہ پانی بھرتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے کوئی شو پالش کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو کوئی جو ہے پانی پلا کے لوگوں کو چائے پلا کے کر رہا ہے، تو یہ لوگ سے سارے آپ پیسے اکٹھے کر کے آپ انجوائے کرتے ہیں، قربانیاں یہ لوگ دے رہے ہیں، عام پاکستانی دے رہا ہے، غریب دے رہا ہے، موچی دے رہا ہے، شو پالش والا دے رہا ہے، لیبر دے رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں مت کریں، سب کو پتہ ہے اب مطالعہ پاکستان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تو ان تینوں کے بعد پھر جو آخری بات کی ہے وہ بھی بڑی خطرناک کی ہے کہ کمیشن یہ دیکھے گی کہ ان کی بات میں صداقت ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ریکمنڈ کرے گی۔ تو پاکستانی قوم پوری جانتی ہے کہ جو فسطائیت، جو ظلم و بربریت اور جبر و استبداد کا آپ نے دور شروع کیا ہوا ہے، اس سے پاکستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی سالمیت نقصان میں ہے۔ آپ لوگ تو ویسے ہی جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری قوم کو پتہ ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہماری جد و جہد ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایک اور خط بھی میں آپ سے جو کسی نے دوست نے لکھا ہے اس حوالے سے کہ حکومت نے 6 ججز کے خط کو نامناسب قرار دے دیا۔ اب یہ دکھائیں، یہ انہوں نے مزید یہ کہ انہوں نے خود ہی انکوائری کمیشن بٹھایا اور خود بخود پہلے بھی فیصلہ ہی دے دیا ہے کہ جناب یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے جو الزام لگائے ہیں غلط ہیں، جبکہ ابھی تو انکوائری ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ہی کالی بھیڑیں ہیں، اور دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ایک طرف اس خط میں حکومت میں مداخلت کا الزام ہے، دوسری طرف حکومت نے اسے مسترد بھی کر دیا۔ ان دونوں باتوں کے ہوتے ہوئے حکومت کو یہ کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ آزادانہ تحقیقات کرے گی؟ جو چیز حکومت نے مسترد کر دی
उस पे ये अपनी राय भी दे दी। तो इस पे हुकूमत की तरफ से कमीशन बनाकर तहकीकात करने की क्या तुक बनती है? क्या दुनिया किसी इंतहाई बेतुके कानून में ऐसा मुमकिन है कि किसी फरीक पे इल्ज़ाम लगाया जाए, फिर उस फरीक को अपने ही ख़िलाफ़ तहकीकात का इख्तियार दिया जाए और फिर तहकीकात से कबल वो फरीक इन इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर दे और नामुनासिब भी करार दे दे, और इससे ये उम्मीद रखी जाए कि वो हकीकत पर और सच पर तहकीकात करेगी? ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इस कमीशन की कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। एक और बात सुनने में आ रही है कि इन्हीं तमाम सिनेरियो में आप देख लें कि 1-2 माह से चल रही थी कि जनाब आइनी अमेंडमेंट के ज़रिए काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, और कल ही ARY ने न्यूज़ में बता दिया है कि चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो 3 साल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बगैर नहीं हो सकता, और जिस तेज़ी से ये सारे जो सीटें हैं इन्होंने जाली तरीके से सबको दे दी हैं, ये PDM को, खाओ पीओ पार्टी को, और फिर जिस तरह सेनेट में अभी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीतने के कम थोड़ी सीटें हैं और फिर उनकी ज़्यादा तादाद हो जाएगी, और फिर जिस तरह से वो इन्होंने अगली जो सीटें थी वुमेन सीट की, रिज़र्व सीट्स माइनॉरिटीज़ की, उसमें एक सीट भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हकीकत में बेशुमार बनती थी वो भी उनसे छीन ली गई, और पूरा यानी कि नेटवर्क है जो स्पाइडर नेटवर्क है उन्होंने तैयार किया है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। और फिर अभी इलेक्शन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह 2/3 मेजॉरिटी करके तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर ये करेंगे तो मैं समझता हूँ ये इदारे को मज़ीद तबाह बर्बाद करने के जो फैसले हैं उससे पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान होगा, इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, मुंसिफ ने चोर से कहा और चोरों ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, चोर ढूंढो, ये है ग़ुलामी का निज़ाम। शोएब शाहीन साहब कल गए थे अडयाला में, और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि अडयाला जेल की जो इस वक्त निगरानी है, बल्कि जो कंट्रोल है वो ISI के पास है, क्योंकि जब भी इमरान खान जिनसे भी पूछता है तो कहते हैं जी ऑर्डर तो ऊपर से आए हैं, तो ऑर्डर ऊपर वाले जो है एजेंसियाँ ही करती हैं, इसके अलावा कोई नहीं करते। अब इसके फर्दर डेवलपमेंट्स में जो पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस और दूसरे बार कौंसल, मैं समझता हूँ इनकी जो रिस्पॉन्स जो करना था उन्होंने नहीं किया, और वही एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि पूरा निज़ाम कंप्रोमाइज्ड और कंट्रोल और मैनेज वन है। इस तरह वकला को भी जो एसोसिएशंस इनकी मेन एसोसिएशंस हैं या बार कौंसल्स हैं इन पे कंट्रोल कर लिया है। सुप्रीम बार कौंसिल ने यकीनी तौर पे आज़म तारड़ और भून के कंट्रोल में है, और भून और ये दोनों को मालूम है कि ये लोग जो है ये कुछ भी कर सकते हैं अपने मफादात के लिए, वो करते आ रहे हैं। और ये जो बार कौंसिल ने बल्कि इजलास बुलाया था पहले 5 अप्रैल को, जबकि आग लगी थी 1 हफ्ते पहले, और 2-3 हफ्ते के बाद इजलास बुलाने की कोशिश की थी, तो ये ड्रामा था। और कल इन्होंने दोबारा कह दिया कि जनाब अब क्योंकि इंक्वायरी कमीशन बन चुका है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसको वेलकम करते हैं, जिससे इनकी नीयत साबित होती है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको वेलकम किया है और कहते हैं कि जनाब हमें ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे, हमारे बड़े अदालती इदारों पे ट्रस्ट करना चाहिए, अदालती कमीशन पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। खुदा का खौफ करो, तुम्हें भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पूरी कौम को पता है ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, काजी फाइज ईसा को भी पता है कि आप पे किसी को ट्रस्ट नहीं है, पूरी सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं है, अदलिया पे ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि जब आपको याद होगा जब आसिफ तंबोली साहब मालिक साहब का जॉइंट सेक्रेटरी ने उन्होंने सवाल किया था, पूरी जो फोरम, पूरी कोर्ट, जजेस और जूरिस्ट और सारे लॉयर्स बैठे थे, तो एक भी लॉयर्स ने हाथ खड़ा नहीं किया था जब उन्होंने पूछा था कि आपको किन को, कुछ लोग जिन लोगों को एतमाद है इस अदलिया पे या ठीक कर रही है अदलिया तो उठाएं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया था। तो एवरीबॉडी एट दैट टाइम स्टार्टेड लाफिंग। तो इट इज़ अ लाफिंग स्टाफ जो आपने बात की है कि इस पर ट्रस्ट करें, बहरहाल क्या का इस पर बनता है, आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उस हवाले से एक स्टेटमेंट, अमेरिका पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है जिसमें वो अपने हथियारों का नहीं बल्कि गद्दारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अब बाहर से फ़ौज की ज़रूरत नहीं रही, जो 2 साल में पाकिस्तान को आपने कर दिया है। अब सब लोगों ने जहन बना लिया है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है।
नून लीग के ही एक साबका जो है जनाब MPA थे आसिफ करमानी लाहौर से, वो कहते हैं कि वफाक में भी कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं था। फिर वालदैन ने धमकी दी कि जायदाद पंजाब से आग कर देंगे, फिर बड़ों के दबाव पर सारे साथ बैठ गए। इसके अलावा जो अभी अंदर की खबर है जो हम तक पहुंची है वो ये है कि जो फुल कोर्ट के इजलास हुआ तो ज़्यादातर जजेस ने कहा कि अंडर आर्टिकल 184(3) सू मोटो लेना चाहिए, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया फरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर 7 जजेस समेत यानी कि 12 जजेस समेत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के वज़ीर आज़म से मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के फैसले से शदीद इख्तलाफ करते हुए फुल कोर्ट के इजलास में कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद जुडिशल साइट पर देखे और अदलिया को किसी सूरत एग्जेक्टिव यानी कि खुफिया एजेंसियों के सामने सरेंडर ना होने दें। मतिउल्लाह जान ने बड़ी अच्छी बात की है, वो मैं कोट करना चाहता हूँ। 6 जजेस ने काजी फायज ईसा को इदारे के वालिद की हैसियत से जिनकी शिकायत लगाई थी, काजी फायज ईसा ने इन्हीं 6 जजेस को उनके हवाले कर दिया है। एक और जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि जनाब काजी फायज ईसा ने 6 जजेस को इंक्वायरी कमीशन के आगे डाल के, एक रिटायर्ड जज के आगे डाल के अदलिया की तौहीन की है, इन जजेस की तौहीन की है। इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर आप प्रेस आइकॉन पे आप प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।